लक्ष्मी, कितने बरसों बाद हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है। मैं इस मौके को यूं ही आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं इसे एक उत्सव की तरह मनाना चाहता हूं। हमारे घर में बेटे का जन्म हुआ है और मैं चाहता हूं कि आसपास के सभी गांवों में यह खबर फैले। इसलिए मैंने एक भव्य दावत रखी है जिसमें सभी पड़ोसी गांवों के सम्मानित लोग आमंत्रित हैं। मैं चाहूंगा कि किसी भी अतिथि का सत्कार कम ना हो। और देखना, यह दावत ऐसी होगी कि लोग इसे कई सालों तक याद रखें। हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए। क्या आपने अपने सभी लोगों को निमंत्रण भेज दिया है? हाँ, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं समस्त प्रबंध कर चुका हूं और इसमें तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तभी पड़ोस का एक व्यक्ति रघुवीर के घर आकर कहता है, अरे रघुवीर जी, क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि आप बहुत बड़ी दावत रख रहे हैं। क्या सभी तैयारियां हो गईं? हाँ भाई, सब कुछ हो गया है। बस थोड़े बहुत छोटे मोटे काम शेष हैं, वे भी जल्द ही हो जाएंगे। अरे रघुवीर जी, यदि कोई छोटा मोटा काम हमारे लिए भी हो तो बता दीजिए। अरे नहीं नहीं, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ हो रहा है। अरे, मैं एक बात पूछना तो भूल ही गया। वैसे आपने हलवाई को बुलाया है क्या? हलवाई के बिना दावत पूरी कैसे होगी? धनराम ही तो है जो सबसे अच्छा खाना बनाता है। मैंने उसे ही बुलाने के लिए कहा है। अरे रघुवीर, मेरी बात मानो तो। हमारे पास वाले बगल के गांव लक्ष्मणपुर में रामलला नाम का एक आदमी रहता है। मैंने सुना है वह इतना स्वादिष्ट भोजन बनाता है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। सच में उसके खाने की बहुत प्रशंसा सुनी है मैंने। और अगर तुम इतनी बड़ी दावत रख रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम और रब्या कि तुम्हें भोजन बनाने का काम उसी को सौंपना चाहिए। वह तुम्हारी दावत में 4 चांद लगा देगा। अरे, तुम सच कह रहे हो क्या? ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? खैर, मैं धनराम को पहले ही कह चुका हूं, लेकिन जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं धनराम को मना कर देता हूं और लक्ष्मणपुर जाकर रामलाल से मिल आता हूं। रामलाल अपने बेटे के साथ लक्ष्मणपुर नामक गांव में रहता था। मोहन की मां बचपन में ही गुजर गई थी। रामलाल हलवाई का काम करते थे और इसी से उनका घर परिवार चलता था। मोहन के पिता का भोजन बनाने में दूर दूर तक बहुत नाम था। लोग दूर दूर से आते और अपने यहाँ भोज बनवाते। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तभी उनके घर रघुवीर सेठ आ पहुंचते हैं। अरे, कोई घर पर है क्या? क्या यह रामलाल का घर है? हाँ, बोलिए। मैं ही रामलाल हूं। बोलिए, आपको क्या काम है? अरे रामलाल भाई, मैं पड़ोस के घर से आ रहा हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मेरे गांव में भी मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना लेते हैं। हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। लोग तो यही कहते हैं कि मेरे हाथ में जादू है। दरअसल सेठ जी, मुझे जितना आता है मैं वही बना लेता हूं और वही लोगों को पसंद आ जाता है। अरे भाई, मैं बहुत दूर से आया हूं और चलते चलते काफी समय भी हो गया है, इसीलिए मुझे भूख भी लग गई है। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा भोजन बनाकर मुझे छकवा दें। दरअसल हमारे घर में बहुत बड़ी दावत है और उसमें बड़े बड़े माननीय लोग आने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि उस दावत में किसी प्रकार की कमी रह जाए। यदि आप मुझे थोड़ा सा भोजन छका देंगे तो मैं भी पूरी तरह आश्वस्त हो जाऊंगा। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी अभी खाना बना है, आप भी बैठ जाइए। और फिर रामलाल अपने हाथ का बना भोजन रघुवीर सेठ को परोस देता है। सेठ जी खाना खाकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह रामलाल, जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना था वह बिल्कुल सच निकला। तुम्हारे हाथ में तो सचमुच जैसे जादू है। ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। वास्तव में बहुत स्वादिष्ट पकवान है। दावत में यदि लोगों को ऐसा भोजन मिल गया तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अगले सोमवार को मेरे घर भोजन बनाओ।
इसके लिए तुम जितने भी पैसे मांगोगे मैं उतने देने को तैयार हूं। बस तुम मना मत करना। बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि दावत में भोजन तुम ही बनाओ। ठीक है सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए। आपकी दावत में भोजन मैं ही बनाऊंगा। आप पूरी तरह भरोसा करके जाइए। फिर रघुवीर सेठ अपने घर लौट आते हैं और एक आदमी को बुलाकर कहते, सुनो घनश्याम, तुम्हें भोजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमने दूसरे व्यक्ति को रख लिया है, इसलिए उस दिन तुम मत आना। साहब, आपने ऐसा क्यों किया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अरे नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम भी बहुत अच्छा भोजन बनाते हो, लेकिन तुम जानते हो कि यह दावत मेरे लिए बहुत विशेष है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, इसलिए मैंने पड़ोस के गांव में रहने वाले रामलाल के बारे में बहुत सुना था। सिर्फ सुना ही नहीं, मैं उससे मिलकर भी आया हूं और उसके हाथ का बना भोजन खाकर लौटा हूं। उसका भोजन मुझे अत्यंत स्वादिष्ट लगा। इसी कारण मैंने दावत का भोजन बनाने के लिए उसी को बुलाया है। ठीक है साहब, जैसा आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ। घनश्याम वहां से गुस्से में चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वह दिन भी आ जाता है। रामलाल सेठ जी के घर जाकर दावत का भोजन बनाता है और फिर अपने घर की ओर लौट जाता है। अगले ही दिन रघुवीर सेठ रामलाल के घर आते हैं और कहते हैं, अरे रामलाल, घर पर हो क्या? बाहर आओ। हाँ, बोलिए सेठ जी। ये लो तुम्हारे पैसे। अरे तुमने तो सच में कमाल कर दिया। मेरे जितने भी मेहमान आए थे वे भोजन की प्रशंसा करते तक नहीं रहे थे। तुम्हारी वजह से आज मेरा भी नाम बढ़ गया है। अगली बार मेरे घर किसी भी प्रकार का समारोह या दावत होगी तो मैं तुम्हें ही बुलाने आऊंगा। हाँ बिल्कुल सेठ जी, आप जब चाहें आ सकते हैं। फिर सेठ वहां से चले जाते हैं। इस रामलाल की वजह से आज मेरे पेट पर लात पड़ी है। कितना अच्छा मौका था, कितनी बड़ी दावत थी और अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे, लेकिन उसी रामलाल के कारण सब कुछ खराब हो गया। पहले तो उसके काम की चर्चा उसके अपने गांव तक ही सीमित थी, लेकिन अब तो पड़ोसी गांवों में भी उसके चर्चे होने लगे हैं, जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यदि यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मैं पेट भरने लायक भी नहीं रहूंगा। मेरे गांव के लोग भी दावतों के लिए उसी को बुलाने लगेंगे। मुझे अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घनश्याम के घर एक आदमी आता है और कहता है, अरे घनश्याम, सुनते हो, अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है। क्या तुम मेरे घर शादी का भोजन बना पाओगे? हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर बनाऊंगा। पर घनश्याम, तुम पैसे कितने लोगे? देखो भाई, सारा सामान तो तुम्हारा ही होगा। मुझे अपनी मेहनत के बदले बस 3,000 रुपये दे देना। ये क्या कह रहे हो तुम? सारा सामान मेरा, ऊपर से तुमको मैं 3,000 भी दूं? बाप रे! क्या तुम मुझसे पूरे साल की कमाई निकालवाना चाहते हो? नहीं नहीं भाई, 3,000 रुपए बहुत ज्यादा है। पहले ही महंगाई बहुत बढ़ गई है। देखो भाई, अगर तुम 1,000 में कर दो तो ठीक है, वरना पड़ोसी गांव वाला रामलाल है, मैं उसे ही खाना बनवा दूंगा। वह कम पैसे में भी बहुत स्वादिष्ट भोजन बना देता है। तुम लोग हर समय रामलाल रामलाल क्यों करते रहते हो? वह रामलाल क्या खेल कर रहा है, ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। मुझे अच्छी तरह पता है कि वह कितने घटिया किसानों का अनाज इस्तेमाल करता है। तुम लोग उसे अच्छे दर्जे का सामान तो दे देते हो, लेकिन वही सामान वह बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देता है और फिर मिलावटी व सस्ते सामान से खाना बनाता है और तुम लोग उसी की वाहवाही करते रहते हो। जाओ भाई, तुम उसी से खाना बनवा लो। मैं 3,000 रुपये से कम में काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसकी तरह धोखेबाज नहीं हूं। मैं ईमानदारी से भोजन बनाता हूं और जो सामान तुम देते हो उसी का पूरा इस्तेमाल करता हूं। ये तुम क्या बोलते जा रहे हो भाई? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। इसी वजह से वह बहुत कम दाम में भी हाँ कर देता है।
और तुम लोग अपने पैसे बचाने के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ करते हो और मेहमानों को मिलावटी भोजन खिलाते हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, इसके आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है भाई, मैं सोचकर बताता हूं। आदमी के जाने के बाद घनश्याम सोचने लगता है। मैंने उसे रामलाल के खिलाफ भड़का तो दिया है। लगता है इतना सुनने के बाद अब वह रामलाल को भोजन बनाने के लिए नहीं बुलाएगा, बल्कि मुझे ही बुलाएगा, और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं रहेगा। लेकिन इससे मेरा काम पूरा नहीं होगा। मुझे इस आग को और लोगों में भी फैलाना होगा ताकि सभी लोग रामलाल के खिलाफ हो जाएं और कोई भी उसे दावत में भोजन बनाने के लिए ना बुलाए। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और घनश्याम सोचने लगता है। कमाल की बात है, वह आदमी अभी तक मुझे ऑर्डर देने नहीं आया। मैंने तो उसे रामलाल के खिलाफ अच्छी खासी तरह से भड़का दिया था। उसे तो अब तक मेरे पास आ जाना चाहिए था, क्योंकि कल ही उनके घर दावत है। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही उनके घर जाकर देखता हूँ। इतना सोचकर घनश्याम उस आदमी के घर जाकर कहता है, अरे भाई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम आए ही नहीं, इसीलिए मैं खुद ही आ गया। वैसे तुमने सारा सामान लाकर रख दिया है ना? क्या है ना, मुझे भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, और कल ही दावत है तो मुझे आज रात से ही तैयारियां शुरू करनी होंगी। माफ करना घनश्याम भाई, क्या है ना, मेरी पत्नी की बहुत इच्छा थी कि शादी में रामलाल ही भोजन बनाए। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। अब तो रामलाल के इतने चर्चे हो गए हैं कि उसके बिना गांव में किसी का विवाह ही नहीं होता। सुनकर घनश्याम को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर वह सोचने लगता है, अरे ये कैसे हो सकता है? इतना भड़काने के बाद भी उसने रामलाल को ही चुना। मुझे तो लगा था कि वह अब उसका नाम तक नहीं लेगा, लेकिन यह मामला तो उल्टा ही पड़ गया। अब मुझे इस रामलाल का कुछ पक्का बंदोबस्त करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आने दो उसे इस दावत में, बहुत शौक है ना उसे खाना बनाने का। अगर इसी दावत में उसकी इज्जत की धज्जियां ना उड़ाई तो मेरा नाम घनश्याम नहीं। फिर अगले दिन रामलाल उस आदमी के घर दावत का भोजन बनाने आता है। घनश्याम मौका देखकर अनाज बदल देता है और अच्छा अनाज कहीं छिपा देता है। उस आदमी के पास जाकर कहता है, अरे घनश्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ आपको सच्चाई दिखाने आया हूँ। आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था, है ना? मैंने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की, फिर भी आप नहीं माने। इसीलिए मुझे लगा कि जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक आपको, क्या किसी को भी विश्वास नहीं होगा। आप मेरे साथ चलिए। घनश्याम सेठ जी को रामलाल के पास ले जाकर कहता है, देखिए सेठ जी, यह अनाज देखिए। क्या यही वह अनाज है जो आप लेकर आए थे? इसमें आपको कीड़े दिखाई दे रहे होंगे। और ये सब्जियां भी देखिए, ये तो सड़ी हुई है। देखिए, यह व्यक्ति इसी तरह का अनाज और सब्जियां काम में लेता है, और जो अच्छा अनाज आपने दिया था उसे इसने अलग रख दिया है ताकि बाद में इसे बेच सके। यह क्या है रामलाल? तुम ऐसी सड़ी गली सब्जियां और इतना घटिया अनाज लोगों को खिला रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा अनाज और ताजी सब्जियां लाकर दिया था, और तुमने यह सब किया। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। घनश्याम ने मुझे बहुत समझाया था कि मैं तुमसे भोजन न बनवाऊं, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी और तुम्हें अपने घर भोजन बनाने के लिए ले आया, और तुम यह सब कर रहे हो। नहीं नहीं सेठ जी, यह सब झूठ है। इस सामान के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं तो अभी अभी यहां आया हूं। यह सामान यहां कैसे आया, मुझे बिल्कुल नहीं पता। झूठ मत बोलो, इतना भोला बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें सब कुछ पता है। अब पकड़े जाने पर बहाने बना रहे हो। अरे नहीं सेठ जी, यह सब झूठ है। यह सामान यहां कैसे आया, मुझे सच में नहीं पता। मैंने कभी इस तरह का सामान इस्तेमाल नहीं किया। मैं हमेशा ईमानदारी से भोजन बनाता हूं। आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। जरूर किसी ने यह सब जानबूझकर किया है। बस करो
और कितना झूठ बोलोगे? मैं अपनी आंखों से सब देख चुका हूं, फिर भी तुम मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? उठो यहां से और निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। और घनश्याम, बाकी का काम तुम संभाल लो। रामलाल का बहुत बड़ा अपमान होता है। वह निराश होकर अपने घर चला जाता है। पिता को निराश देखकर उसका बेटा मोहन कहता है, क्या बात है पिताजी, बोलिए ना। आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? जरूर कोई बड़ी बात हुई है, मुझे भी बताइए ना पिताजी। रामलाल सारी बातें मोहन को बता देता है। यह सुनकर मोहन को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वह कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी। मैं जानता हूं कि आपने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। ये सब उस घनश्याम की ही करतूत है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और इस बात का बदला जरूर लूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं आपकी इज्जत फिर से वापस लेकर आऊंगा। अगले ही दिन मोहन रामलाल को उठाने आता है। पिताजी, आप अभी तक सो रहे हैं? उठ जाइए, सुबह हो गई है। आप इतनी देर तक नहीं सोते, आज आपको क्या हो गया है? उठिए पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ तो बोलिए। मोहन अपने पिताजी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रामलाल कुछ भी नहीं बोलते। यह देखकर मोहन घबरा जाता है और दौड़कर अपने चाचा को बुला लाता है। चाचा यह देखकर चौंक जाते हैं। अरे मोहन बेटा, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये क्या अनर्थ हो गया? हे भगवान, तुमने मेरा भाई मुझसे छीन लिया। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? यह सुनकर मोहन जोर जोर से रोने लगता है। रामलाल के गुजर जाने के बाद अब मोहन बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उसे देखकर उसके चाचा कहते हैं, मोहन बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर चलो, तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। यहां रहोगे तो तुम्हें अपने पिताजी की बहुत ज्यादा याद आएगी। मोहन अपने चाचा की बात मान लेता है और उनके घर रहने चला जाता है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। फिर एक दिन चाची चाचा से कहती है, अरे ओ जी, सुनते हो? कब तक हम तुम्हारे भाई के बेटे को यूं ही बैठा बैठा खिलाते रहेंगे? यह कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? और तो और पूरे गांव में इसकी बदनामी हो चुकी है। कोई भी इसे काम देने के लिए तैयार नहीं है। यह सब कब तक चलेगा? मुफ्त में घर बैठकर सिर्फ रोटियां तोड़ता रहता है। आप इसका कुछ कीजिए। अरे मूर्ख औरत, क्या तुम्हारी अक्ल घुटनों में है? अगर मैं उसे यहां लेकर आया हूं तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। मैं उसे यूं ही यहां नहीं लाया हूं। इसमें हमारा ही फायदा है। फायदा? कौन सा फायदा? मुझे तो इसमें सिर्फ हमारा नुकसान ही नजर आ रहा है। हमारे घर का राशन पानी खत्म होता जा रहा है और कुछ नहीं। तुम बस अपना काम करो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। दूसरे दिन चाचा मोहन से कहते हैं, बेटा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाऊं। मेरे पास अब कोई और रास्ता भी नहीं बचा। क्या बात है चाचा जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मोहन बेटा, मैंने एक साहूकार से बहुत बड़ा कर्ज लिया था और उसे चुकाने का समय अब नजदीक आ गया है। मेरे पास अभी देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वह रोज मुझे परेशान करता है, मारने की धमकी देता है। कभी कभी तो मन करता है कि एक ही बार में मर जाऊं। उसे देने के लिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। समझ नहीं आता कि पैसे कहां से लाऊं। चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और मरने जैसी बातें तो बिल्कुल भी मत सोचिए। मैंने अपने पिताजी को खो दिया है, अब मैं आपको नहीं खोना चाहता। अब आप ही मेरे लिए मेरे पिताजी समान हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? मेरा घर बेच दीजिए। वैसे भी मैं तो यहीं रह रहा हूं। आज के बाद आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? आप मेरा घर बेच दीजिए और उस आदमी को उसके पैसे लौटा दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो?
वह घर तो तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं उसे नहीं बेच सकता, मेरा दिल नहीं मानेगा। नहीं चाचा जी, नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ज्यादा मत सोचिए, आप उस घर को बेच ही दीजिए। आपको जितने पैसों की जरूरत हो आप ले लीजिए। ठीक है बेटा, तुम इतना कह रहे हो तो मैं कल वह घर बेच देता हूं। वैसे बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अगर आज तुम मेरे साथ न होते तो मेरा क्या होता? मैं तो शायद मर ही जाता। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। तुमने आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। चाची ये सारी बातें दूर से सुन रही होती है। वह मन ही मन सोचती है, ओह, तो इनके मन में यह सब चल रहा था। इन्होंने तो बहुत अच्छी चाल चली है। वैसे भी हम दोनों की तो कब से उस घर पर नजर थी। उस घर को लेकर दोनों भाइयों के बीच बरसों से लड़ाई चल रही थी। आखिरकार वह घर अब हमें मिल ही जाएगा। अरे मोहन, तुम भी कुछ काम धंधा ढूंढ लो। कब तक वही घर पर बैठे रहोगे और मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे? बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें भी अपना कोई काम देख लेना चाहिए और अपना कुछ ध्यान रखना चाहिए। कब तक अपने चाचा के भरोसे रहोगे? तुम्हारे चाचा बूढ़े हो चुके हैं। उनसे इतना काम नहीं होगा कि वे तुम्हें भी पाल सके और इस घर का और इस घर को चला सके। इस तरह वह हर बात पर मोहन को ताने देने लगती है। यह सब सुनकर मोहन गांव में काम ढूंढने चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद चाचा घर आते हैं और चाची से कहते हैं, अरे भाग्यवान, मोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया वह? पता नहीं जी, कहाँ चला गया है वह निकम्मा। सारा दिन बस मुफ्त की रोटियां ही खाता रहता है। क्या हमने उसे जिंदगी भर पालने का ठेका ले रखा है? आप उसे घर से निकाल क्यों नहीं देते? भाग्यवान कैसे निकालूं? निकालना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन उसका घर हमने ही तो ले रखा है। अगर वह निकल कर जाएगा तो कहाँ जाएगा? कहीं भी जाए, हमें उससे क्या लेना देना। अब वह कोई छोटा बच्चा नहीं है, शादी करने की उम्र का हो चुका है। वह अपने आप काम करके खा सकता है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, बस उसे घर से निकाल दीजिए। भाग्यवान, मैं उसे कैसे घर से निकाल दूं? मैं उसे क्या कहूंगा? वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस उतना ही कीजिए जितना मैं कह रही हूँ। अगले ही दिन सुबह सुबह चाची बोलती है, सुनिए जी, मेरे गहने कहीं मिल नहीं रहे हैं। तिजोरी पूरी तरह से खाली है, सारे गहने गायब है। यह सब कैसे हो सकता है? ये सब किसने किया होगा? लगता है हमारे घर में चोरी हो गई है और ये चोरी हमारे घर के किसी सदस्य ने ही की होगी, क्योंकि ये गहने मैंने ऐसी जगह रखे थे जिसके बारे में सिर्फ हमारे घर के लोगों को ही पता था। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या ये चोरी मैंने की है? मैंने कब कहा कि आपने ही चुराए हैं? हम दोनों के अलावा भी इस घर में एक और सदस्य रहता है। मैं उसी की बात कर रही हूँ। चाची, आप यह क्या कह रही हैं? मैंने आपके कोई भी गहने नहीं चुराए हैं। चुप कर, निकम्मे कहीं के। मैंने तुम्हें एक दिन काम करने के लिए क्या बाहर भेज दिया? तुमने मेरे गहने चुरा लिए और अब नाटक कर रहा है। सच सच बता, मेरे गहने कहाँ रखे हैं? चाचा जी, ये सच नहीं है। आप मेरा विश्वास करें। अजी देख लीजिए, मैं साफ कह देती हूँ, अगर वे गहने इसके कमरे में मिले तो या तो ये इस घर में रहेगा या फिर मैं, वरना आप इसे घर से बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद जैसे ही मोहन के कमरे की तलाशी ली जाती है, वे गहने उसके कमरे में मिल जाते हैं। यह देखकर मोहन चौंक पड़ता है। देखा, मैंने कहा था ना, इसी मोहन ने सारे गहने चुराए थे। एहसान फरामोश कहीं का, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तुझे शर्म नहीं आती? यहाँ तू कब से रह रहा है? चाचा की कमाई पर पल रहा है। ये नहीं कि उनके लिए कुछ काम कर दे, बल्कि उनके ही पैसों पर ऐश कर रहा है और उनके ही घर में चोरी करता है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मुझे सच में नहीं पता ये गहने यहाँ कैसे आए। मैं तो अभी अभी बाहर से आया हूँ। इतना बनने की जरूरत नहीं है। सबूत सबके सामने है। चोरी तुमने ही की है और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। चलो, निकल जाओ मेरे घर से। हमने तुम्हारे ऊपर बहुत एहसान किया है
और तुम्हारी एहसान फरामोशी भी देख ली। मेरे घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी के अभी यहां से निकल जाओ और आइंदा यहां आने की कोशिश भी मत करना। जैसा बाप वैसा ही बेटा। इतना सब सुनने के बाद मोहन वहां से चला जाता है और गांव से बाहर जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी। पहले तुमने मेरे पिताजी को मुझसे दूर किया, ऊपर से मुझे क्या क्या दिन दिखा रहे हो। कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे पिताजी ने जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, लेकिन उन्हें क्या मिला। और आज मेरे चाचा ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। शायद वे मुझे इस घर में रखना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और बड़ी चालाकी से मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा। मेरे पिताजी क्या चले गए, ये लोग इस बात का फायदा उठाने लगे। आज मेरे पिताजी होते तो ये सब कभी नहीं होता। मोहन बहुत उदास होकर बैठा हुआ था। तभी एक बहुत बड़ा व्यापारी वहां से गुजर रहा था। मोहन को इस तरफ बैठा देखकर वह बोलता है, अरे बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगी है। हाँ साहब, क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। दरअसल मैं इसी रास्ते से शहर की ओर जा रहा था, तभी अचानक मेरी गाड़ी यहीं आकर बंद हो गई। मेरा ड्राइवर मैकेनिक को बुलाने गया है, लेकिन बहुत देर हो गई और वह अभी तक वापस नहीं आया। मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तभी तुम्हारी झोपड़ी दिखाई दी तो मैं यहां चला आया। वैसे बेटा, तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खाने की महक आ रही है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मुझे बहुत भूख भी लगी है। पता नहीं मेरा ड्राइवर कब वापस आएगा। जी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए खाने को कुछ लेकर आता हूं। दरअसल आज मैंने लड्डू बनाए थे, वही उनकी खुशबू है। लड्डू खाने के बाद साहब बोले, वाह भाई, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। बेटा, मेरे तो खुद के बहुत बड़े बड़े होटल हैं, लेकिन ऐसा स्वाद मेरे किसी भी होटल में नहीं है जो तुम्हारे हाथों में है। सच में आज ये लड्डू खाकर मेरा दिल खुश हो गया। वैसे तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम किसके साथ रहते हो? फिर मोहन उन्हें सारी बातें बताता है। ये सुनकर वे साहब बोले, बेटा, तुम्हारी सारी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हो गया, लेकिन हिम्मत मत हारो। जो सच्चा और मेहनती होता है, भगवान उसका रास्ता जरूर खोलता है। तुम्हारे हाथों में हुनर है, ईमानदारी है। ऐसे इंसान को कोई ज्यादा दिन दबा नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें काम का अच्छा मौका दूंगा। मोहन यह सब सुनकर बहुत खुश होता है और उन सेठ जी के साथ शहर आ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सेठ जी मोहन को बुलाते हैं। अरे मोहन, जब से तुम आए हो मेरा तो नसीब ही खुल गया है। इतना मुनाफा मुझे आज तक कभी नहीं हुआ जितना इस बार पहली बार हुआ है। ये सब तुम्हारी वजह से है। लोग तुम्हारे हाथ से बने पकवानों के दीवाने होते जा रहे हैं। तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, जिसे सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। आज से मैं तुम्हें मुनाफे का 40% हिस्सेदार बनाता हूं। यह सुनकर मोहन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन अपने पिताजी को याद करके कहने लगता है, पिताजी, आज अगर आप होते तो कितना खुश होते। आपकी ईमानदारी और मेहनत आज रंग लाई है। आपने हमेशा सच और मेहनत का रास्ता दिखाया था। आज उसी रास्ते पर चलकर मुझे मेरी पहचान मिली है। इधर मोहन की चाची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उनके इलाज के चलते उनकी सारी धन संपत्ति खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद एक दिन उसी गांव में मोहन बहुत बड़ी जगह खरीद लेता है। इस खुशी में गांव में दावत का बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, जिसमें मोहन जानबूझकर घनश्याम को खाना बनाने के लिए बुलाता है। फिर मोहन घनश्याम के साथ वही करता है जैसा उसने उसके पिता रामलाल के साथ किया था। इसके बाद मोहन घनश्याम से कहता है,
ये क्या है धनश्याम? तुम किस तरह का खाना बना रहे हो? इतना गंदा सामान। मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा और ऊंचे दर्जे का सामान लाकर दिया था, फिर यह इतना घटिया सामान यहां तक कैसे पहुंच गया? और जो सामान मैंने तुम्हें दिया था वह कहां है? क्या इसका मतलब तुम हमें इसी घटिया अनाज का खाना बनाकर खिलाने वाले हो? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता यह यहां कैसे आया। मैं कुछ भी नहीं जानता। ऐसे कैसे नहीं जाते? याद करो, सालों पहले रामलाल ने भी ऐसा ही किया था। जब वह कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? अरे नहीं साहब, रामलाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वहां तो मैंने ही। अरे बोलो बोलो ना, तुम चुप क्यों हो गए? आखिरकार सच तुम्हारी जुबान पर आ ही गया ना। सच सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था और तुमने रामलाल के साथ ऐसा क्यों किया था? मुझे माफ कर दो साहब, मैं सब सच सच बता देता हूं। फिर मोहन को धनश्याम सारी बातें बताने लगता है और अपनी गलती मानते हुए माफी मांगता है। यह सुनकर मोहन बोलता है, तुमको जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैंने अपने पिताजी को खो दिया। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं उसी रामलाल जी का बेटा हूं जिनके लिए तुम आज यहां खाना बनाने आए हो। धनश्याम यह सुनते ही चौंक जाता है और शर्म से गर्दन झुका लेता है। इधर चाचा को भी पता चल जाता है कि मोहन अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तो चाची चाचा से कहती है, सुनिए जी, मैंने सुना है कि मोहन इस गांव में आया है और वह अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। आप उसके पास जाकर बात क्यों नहीं करते? वह हमारी कुछ न कुछ मदद तो कर ही देगा। आखिर हम उसके चाचा चाची हैं। मैं किस मुंह से मोहन के पास जाऊं? मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही है। तुम भूल गई हो क्या कि हमने उसके साथ कितना गलत किया था? उसका घर छीन लिया, फिर जानबूझकर उसे इस घर से भी निकाल दिया। और तुम चाहती हो कि मैं उससे मदद मांगू? वह हमारी मदद क्यों करेगा जब हमने उसके साथ इतना बुरा किया है? आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्मों का ही नतीजा है। हमने उसके साथ बुरा किया और आज देखो वह लड़का कहां से कहां पहुंच गया है। यह हमारे कर्मों की सजा है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उधर मोहन सारी बातें सुन लेता है। वह अपने चाचा से मिलने आ ही रहा था। यह सब सुनकर वह अंदर जाता है और अपने चाचा से कहता है, चाचा जी, अब आपको और माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने सब सुन लिया है। मुझे आपसे अब कोई शिकायत नहीं है। आपको अब आपकी गलती की सजा मिल चुकी है। अरे चाची, ये आपने अपना क्या हाल बना लिया है? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपका शहर में इलाज करवाता हूँ। वह बात सुनकर चाची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आपका प्यार मेरे लिए बहुत जरूरी है।